हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 1 का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य एफ न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब वह बल होगा। ऑप्शन है हमारा के इंटू एफ, दूसरा ऑप्शन है के अपॉन एफ, तीसरा ऑप्शन एफ, चौथा ऑप्शन जो है एफ बटे के। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बोला है क्वेश्चन है कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। मान लेते हैं कि ये r दूरी पे रखे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो है इसमें क्या है कि इनको निर्वात में रखा गया था, ये मान के चलते हैं। फिर उसको बाद जो है इनको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया गया है। तो जब निर्वात में रखा गया है तब इस पे लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, जब हम इनको के परावैद्युतांक के माध्यम में रख देते हैं तो लगने वाला बल F मान लेते हैं हो गया, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक, ये आपके कूलाम के नियम से है। अगर इन दोनों समीकरणों को हम भाग दे देते हैं तो F बटे में FM बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये Q1 Q2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो यानी कि यहाँ एक बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, और इसके अपॉन में यहाँ पर भी एक बचेगा, और यहाँ पे के बचेगा। ठीक, तो यानी ये टोटल मिला करके इस तरह से बचेगा। तो ये के जो है सीधा ऊपर चला जाएगा, यानी कि एफ और एफ अपॉन में एफ एम बराबर में हो जाएगा के। ठीक, तो ये हमारा जब माध्यम है तब ये बल है, तो एफ एम का जो मान हो जाएगा एफ एम बराबर हो जाएगा, ये एफ एम यहाँ पे आ जाएगा और के जो है बटे में आ जाएगा, तो एफ बटे के। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा एफ बटे के। तो यहाँ पे देखते हैं एफ बटे के जो है कौन सा ऑप्शन है। तो ये इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है आपका, एफ बटे के जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि चांदी का जो परावैद्युतांक के होता है, यानी कि चांदी का परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो बच्चों जो धातुएं होती हैं, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका भी सही आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है ना, अनंत हो जाएगा। ठीक, फिर इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/μ0 और एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है। 1/μ0 और एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछा है। तो आप पढ़े होंगे कि 1/μ0 और एप्सिलॉन 0, इसके हम बोलते हैं निर्वात में चुंबकशीलता और इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसका जो मान होता है 1/कड़ी में μ0 एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो c के बराबर होता है। ठीक, c को हम लोग कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसका जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका मान। ठीक, तो अगर हमको यहाँ पे मात्रक पूछा है इसका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका मात्रक पूछा है 1/μ0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताना है। तो यहाँ पे इसका तो मात्रक हो गया मीटर बटे सेकेंड, लेकिन ये रूट में है और यहाँ पे रूट में है नहीं। तो जब यहाँ से कड़ी हटाएंगे हम लोग तो इधर वाले पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसका जो हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह से इसका मात्रक जो हो गया मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये सही है, मीटर स्क्वायर बटे में सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इसमें हम लोगों को वैद्युत फ्लक्स के मात्रक को बताना है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो बच्चों वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसे हम लोग फाई ई से दिखाते हैं वैद्युत फ्लक्स को। ये फाई है, फाई ई, और फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए होता है। ठीक, तो ई जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र है और ए जो है आपका क्षेत्रफल है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन बटे में कूलाम, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम। देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है इसका दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम जो है 2 नंबर ऑप्शन पे दिया है, इसका दूसरा सही है। ठीक, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका जो आवेश है वो E दिया गया है और द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो Q का मान है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है
Q बराबर दिया है E के, ठीक। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इसके बराबर दिया है, m दिया है। हम लोगों को बताना है कि अगर वो वैद्युत क्षेत्र में गतिमान है तो A का वैल्यू कितना होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर फोर्स जो लगेगी वो F इक्वल टू होता है m इंटू ए होता है, ठीक। F इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। हम लोगों को A की वैल्यू बताना है तो F जो होता है यहाँ पे F चूंकि वो वैद्युत क्षेत्र में है तो F इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू ई और m इंटू ए, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू है, बराबर है m इंटू ए, ठीक। तो Q जो है ना, Q की जगह पे E रखना है। यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है Q वो E है, तो यहाँ पे E रख सकते हैं और यहाँ से A इक्वल टू हम लिख सकते हैं कैपिटल E स्मॉल e और अपॉन में m। ये इतने त्वरण से जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गति करेगा A इक्वल टू E इंटू ई और अपॉन में m। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास इस तरह का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, इसका सही होगा E इंटू ई अपॉन में m जो है सही होगा, ठीक। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो आपका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही होगा। कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, ठीक। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में वेक्टर P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। यानी कि अगर कोई आघूर्ण है जिसका आघूर्ण का मान, मतलब कोई द्विध्रुव है जिसकी आघूर्ण का मान P है और उसको E वैद्युत क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वो क्या होता है, वो घूम जाता है। तो उस पर कितना बल लगेगा, ठीक है, उसको घुमाने में कितना बल लगेगा, जिसे हम लोग इस बल को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण बोलते हैं, ठीक। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से दिखाया जाता है, इस टाउ अक्षर है तो टाउ से दिखाते हैं हम लोग। और टाउ की जो वैल्यू होती है वो होती है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है, ठीक है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर इसको हम लोग अगर ये थीटा कोण पे घूमता है, थीटा एंगल पे घूम जाता है, रोटेट हो जाता है, तो इसे हम लोग लिखते हैं वेक्टर इसे लिखते हैं PE साइन थीटा, ठीक। इसे ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन हमारा कि L भुजा के वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने A व C पर आवेश Q1, ठीक है, ये मान लीजिए प्लस में है, प्लस Q1 है, ठीक, तथा प्रत्येक कोने B व D पर आवेश माइनस Q2 स्थित है। A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, तब Q1 और Q2 यानी कि इसका जो अनुपात है Q1 बटे Q2 क्या होगा, ठीक। तो ये जो सवाल है ये आपका दूसरे लेसन से है, लेकिन ठीक है अब इसमें आ गया तो इसको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक हमारे पास एक वर्ग है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ग की चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक, और सभी कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ये वर्ग है और ये इसकी भुजाएं हैं A B C D। इसके बारे में बताया कि सबकी जो लंबाई है वो L है, ये भी L हो गया, ये भी L हो गया और ये भी L हो गया, ठीक। अगर हम बात करते हैं A से C की लंबाई की तो इसे हम लोग विकर्ण करते हैं और ये जो हो जाएगा हमारा कौड़ी में 2L हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AC जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट हो जाएगा 2L स्क्वायर और L स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद जो है दिया है कि A और C पर जो है प्लस Q1 आवेश है, यानी कि यहाँ पे प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पे प्लस Q1 आवेश है। इसके बाद B व D पर जो है आवेश माइनस Q2 है, यहाँ पे माइनस Q2 है और यहाँ पर भी माइनस Q2 है। और बता रहा है कि A जो है साम्य अवस्था में है, यानी कि A जो है साम्य अवस्था में रखा गया है, ठीक। तो हमको बताना है कि A के सापेक्ष ही सारे लोगों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से A से B का जो विभव है, ठीक है ना, A के कारण बिंदु A के, यानी कि यहाँ पे जो आवेश है इसके कारण इस पे जो विभव होगा, फिर A से D के कारण जो विभव होगा, फिर A से C पे जो विभव होगा, A के कारण जो C पे विभव होगा, इन सब का जो मान हो जाएगा वो सब 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो टोटल विभव है वो बताया गया है 0, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया एक V1 हो गया, फिर A से C का जो है V2 हो गया, फिर A से D का V3 हो गया। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू हो जाएगा 0 के, ठीक। अब इसके बाद V1 का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी कि A और B के बीच का जो विभवांतर है वो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू
माइनस Q2 और बटे में L, ठीक। फिर इसी तरह से प्लस V2 यानी इसका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और अपान में कौड़ी में 2L। फिर उसके बाद V3 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू माइनस Q2 अपान में L और इक्वल टू में हम लोग लिख देंगे 0, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि हम Q1 अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपान में L जो है कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जगह पे दिया है। Q1 यहाँ भी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस Q2 बचेगा। फिर यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे ये Q1 है, यहाँ पे दोनों जगह Q1 हमेशा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा Q1 अपान में रूट में 2 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस Q2 और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये सारी चीज़ें जब इधर की तरफ जाएंगी तो ये 0 हो जाएंगी। तो ये Q2 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस Q2 और इक्वल टू माइनस 2Q2 और Q2 को जोड़ देंगे माइनस 2Q2 हो जाएगा, माइनस में जुड़ रहे हैं, ठीक। इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा Q1 अपान में कड़ी में 2 इक्वल टू 2Q2। हमको अनुपात बताना था Q1 और Q2 का अनुपात, तो ये बटे में आ जाएगा Q1 बटे Q2 बराबर हो जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा 2 कड़ी में 2। ये इसका आंसर होगा कि आवेशों का जो अनुपात होगा Q1 अपान Q2 हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, देखिए यहाँ पे। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 2 कड़ी में 2। अगला क्वेश्चन दिया है कि μ0 एप्सिलॉन 0 की पावर है -1/2, इसका मान बताना है। तो -1/2 पावर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान में μ0 एप्सिलॉन 0, तब ये प्लस 1/2 बन जाएगा और 1/2 को हम लोग लिखते हैं रूट, ठीक, यानी कि ये रूट में होगा। तो जैसा कि हमने पीछे बताया कि इसका वैल्यू जो c के इक्वल टू होता है और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका वैल्यू होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो किसके कारण ये R की व्युत्क्रमानुपाती हो सकती है। पहला तो दिया है बिंदु आवेश के कारण, दूसरा कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण, तीसरा आवेश की अनंत समतल चादर के कारण और चौथा जो हमारा दिया है वो दिया है कि रेखीय आवेशित तार के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक। ये पूछा है कि इसमें से जो है कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला दिया है न्यूटन बटे कूलाम, दूसरा जूल बटे कूलाम, तीसरा है जूल बटे कूलाम मीटर और चौथा दिया है वोल्ट बटे मीटर। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसे हम लोग लिखते हैं E = होता है F बटे में Q, ठीक। तो F यानी कि बल, इसका मात्रक होता है न्यूटन और ये जो आवेश है इसका मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पे न्यूटन बटे कूलाम, तो इसका एक मात्रक बन गया, तो यानी ये पहला सही है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और बदलना चाहें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं जो आपका, इसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए बल बराबर होता है F बराबर होता है वर्क बराबर होता है यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से हम लोग बल भी निकाल सकते हैं, बल बराबर हो जाएगा कार्य बटे विस्थापन, ठीक। तो यहाँ पे हमारा इसके जगह पे F = हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे F का जो मात्रक हो गया, पहले हम न्यूटन यूज करते थे, अब यहाँ पे W यानी कि जूल, कार्य का जूल होता है और ये जो हमारा विस्थापन है तो विस्थापन को मीटर में मापते हैं, तो जूल बटे मीटर। तो इस तरह से एक और इसका मात्रक हो गया जूल और बटे में हो गया कूलाम इंटू मीटर, ठीक। तो ये देखते हैं क्या इसमें है, तो ये जो है हमारा, हाँ ये भी है जूल बटे कूलाम मीटर, ठीक। इसके बाद जो होता है जूल बटे कूलाम, ये होता है आपका विभवांतर या विभव का मात्रक। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट, तो ये हो जाएगा वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, क्योंकि विभवांतर का वोल्ट भी होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन इसमें है, वोल्ट बटे मीटर भी है। तो बचा ये हमारा जूल बटे कूलाम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यानी कि ये जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, बाकी ये तीनों जो है हमारे वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं।
फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। यानी कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु आवेश पर जो आपका विद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण जो बल लगता है वो किस पर निर्भर करता है। तो पहला तो ये दिया है कि जो बल होता है वो विद्युत क्रमानुपाती होता है आर के, दूसरा जो बल होता है वो विद्युत क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, तीसरा जो बल होता है वो विद्युत क्रमानुपाती होता है आर क्यूब के, और चौथा जो बल होता है वो विद्युत क्रमानुपाती होता है आर की 4 घात के। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है कि किसी भी द्विध्रुव के कारण जो बल लगता है किसी आवेश पर वो निर्भर करता है, यानी कि वो जो बल होता है एफ वो विद्युत क्रमानुपाती होता है आर क्यूब के। ठीक, फिर इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं, यानी कि इसमें से बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा नहीं है। तो अभी इसको तो हम लोगों ने किया है, दोबारा लिखा गया, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है जूल बटे कूलाम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ठीक, फिर इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यानी कि हमारे पास 2 बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है और वो 2 बराबर जो आवेश हैं वो 2 माइक्रो कूलाम के हैं और इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा। ठीक, तो ये हमारे द्विध्रुव हैं और ये जो द्विध्रुव होते हैं उसके 2 सिरे होते हैं बहुत ही अल्प दूरी पे समान परंतु विपरीत आवेश रखे हुए। जैसे यहाँ पे एक रखा गया है 2.0 माइक्रो कूलाम का और फिर यहाँ पर भी ये मान लीजिए प्लस में है, ये दूसरा जो है माइनस में है 2.0 माइक्रो कूलाम का और इनके बीच की जो दूरी है 3.0 सेंटीमीटर है। हम लोगों को बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। ठीक, तो ये इसे P से दिखाते हैं और P इक्वल टू होता है 2QL। ठीक, तो यहाँ कोई भी आवेश ले सकते हैं एक, तो Q का जो वैल्यू है वो हमारा दिया है 2 माइक्रो कूलाम, तो इसको कूलाम में पहले हम बदलते हैं, तो इसके लिए हम लोग 10 के घात -6 से गुणा करते हैं और फिर इसी तरह से जो लंबाई दिया है वो 3 दिया है, थोड़ी 3 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो इसके लिए हम लोग 10 के घात -2 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से P का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 × 10 की घात -6 और गुणे 3 × 10 की घात -2, तो ये 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12 × 10 की घात -8, ये आपका हो जाएगा 12 × 10 की घात -8। तो यहाँ पे देखते हैं कि 12 × 10 की घात -8 जो है कौन सा है, तो ये हमारा है 12 × 10 की घात -8, ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा वो होना चाहिए कूलाम बटे नहीं कूलाम मीटर होना चाहिए, कूलाम इंटू मीटर होना चाहिए। ये कूलाम इंटू मीटर है, 12.0 × 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर, ये 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने कृत कार्य होगा। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अगर हम लोग कोई वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वेक्टर P है और उसको हम लोग 90 डिग्री घुमाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है हमारा, पहला ऑप्शन दिया है कि PE/2, दूसरा है 2PE, तीसरा है P × E और चौथा जो दिया है कौड़ी में 2PE। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, P × E रहेगा। यानी कि हमारे अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में अगर कोई द्विध्रुव वेक्टर P रखा गया है उसको 90 डिग्री घुमाने में जो काम करना पड़ेगा वो P × E हो जाएगा। ठीक, तो यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही में यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे और सारी वीडियो आप तक जो है आसानी से पहुँच सकें।